Hello, everybody. Welcome to our classroom. This is Rinky. I hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss chapter 8 of class 12th OCM Gujarat Board. The name of chapter is Financial Management. इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। चलो लेट्स स्टार्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सबसे पहले जाने तो हमने अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में हमने कुल मिलाकर के मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस को जाना था। फिर मार्केटिंग था, फाइनेंशियल था, प्रोडक्शन था और एक और था। ठीक है, तो ये सारे जो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उनमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग अगर हम बताएं तो फाइनेंस को मैनेज करने को बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी आपके बिजनेस में जो फाइनेंस है, जो पैसे हैं, जो आपके बिजनेस का ब्लड है उसको आपको मैनेज करना है। ह्यूमन लाइफ का होना बिना ब्लड के पॉसिबल नहीं है, सर्कुलेशन के पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बिजनेस में भी अगर फाइनेंस नहीं हुआ और वो सर्कुलेट नहीं होते रहा तो बिजनेस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिना फाइनेंस के आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। फाइनेंस आपके बिजनेस का फाउंडेशन स्टोन है। ये सब एमसीक्यूज के लिए बड़े अच्छे वर्ड्स हैं। और रेगुलर ट्रांजैक्शंस के लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए। मनी जो है वो आपका एक पाइवट है जिसके आसपास आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रोटेट करती। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक मैनेजरियल एक्टिविटी, यानी कोई ज्ञानी पुरुष ही उसको कर सकता है जिसके पास इसका नॉलेज हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप कैसे फाइनेंस को इकट्ठा करेंगे, कौन से आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, है ना, कहाँ कहाँ से आपके पैसे आएंगे और कैसे आप उसको ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, ये सब आता है। टाइम के साथ साथ आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो धीरे धीरे अब बड़ा हो गया है। आपके इसकी डेफिनेशन देखें तो FW पेज आपके कहते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी में कैसे आप फंड्स को यूटिलाइज करेंगे। उस हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि कैसे आप फंड्स को सही समय पर अपने पास इकट्ठा करेंगे। रेमंड जे चैम्बर्स कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है डिसीजंस लेना फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में और उनको फिर इम्प्लीमेंट भी करना है, उनको अप्लाई भी करना है और फिर उनको रिव्यू भी करना है, यानी आपके डिसीजन सही है कि नहीं वो भी देखना है। दूसरा है प्रोफेसर एम किम्बल के हिसाब से थर्ड डेफिनेशन है वो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फंड्स को इकट्ठा करना, एक्विजिशन मतलब इकट्ठा करना, उनको अच्छे से यूज करना और उसको सही जगह पर लगाना। एलोकेशन का मतलब है सही जगह पर लगाइए। ये सारी डेफिनेशन से इतना तो पता चलता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत वाइड है। उसमें बिजनेस के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस आ जाते हैं, बिजनेस की शुरुआत से लेकर के उसके एंड तक। इंसेप्शन का मतलब है शुरुआत। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है सबसे पहला। मैनेजमेंट के हमने जैसे बताए थे 4 ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जब मैं भूल गई थी तो चौथा वाला था प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा है वाइड स्कोप, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें सिर्फ इतना नहीं कि फाइनेंस हमने इकट्ठा कर लिया, उसके सिवा और भी बहुत सी चीजें आती है। एग्जाम्पल है कब कितने की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से लाओगे, एक्वायर कहाँ से करोगे, कैसे उसको सबसे अच्छे से यूज करोगे, उसको कहाँ कहाँ आप लगाओगे, एलोकेशन यानी किस किस आपके डिपार्टमेंट में ज्यादा जरूरत है उसको प्लान करना, उसको कंट्रोल करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है शुरुआत से लेकर के अगेन एंड तक। चलो फिर मैनेजरियल डिसीजंस का ये एक बेस है। कौन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके जो डिसीजंस हैं, एग्जांपल है प्रोडक्शन, सेल्स, रिसर्च, डेवलपमेंट, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ही बेस करते हैं। फिर आता है रिलेशन विद फाइनेंशियल डिसीजंस, यानी आपके जो डिसीजंस हैं और जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहाँ आप इन्वेस्ट करोगे, कैसा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और क्या आपकी डिविडेंड पॉलिसी होगी, सब इसी से जुड़ा हुआ है। डिसीजन मेकिंग से आपके जो डिसीजन मेकिंग करते टाइम आप जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज के ज़माने के मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर आता है गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो आपके अप्रोचेज हैं कि आप कैसे ओनर का भला कर सकते हो इकोनॉमिकली। पहला है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या? प्रॉफिट बढ़ाना, सीधी सी बात है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है
आपकी जो जायदाद जायदाद है, आपके पास जितने पैसे हैं, जमीन है, उन सबको भी आगे बढ़ाओ। उतने का उतना रहना इज नॉट इनफ इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। फिर आता है की पोजीशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक मैनेजरियल एक्टिविटी है और इसका सबसे ज्यादा महत्व है आपके बिजनेस में। फिर आता है रिलेशन विद अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो दूसरे एरियाज हैं, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, रिसर्च, सब के सब फाइनेंस से रिलेटेड है। कोई भी बिना फाइनेंस के नहीं हो सकता है, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर अच्छे फंड्स आपके होंगे तो आप इनकी प्रोडक्शन पॉलिसी, सेल्स पॉलिसी सब अच्छे से बना पाओगे। और इसके हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग अलग एरिया से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और पर्सनल डेवलप मैनेजमेंट। पर्सनल डेवलप मैनेजमेंट का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बात एक ही है, ठीक है। डिवीजन इनटू टू पार्ट्स, ये लास्ट पॉइंट है इसका। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो पार्ट्स में बंटता है। पहला है आपका लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा आपका वर्किंग कैपिटल। आप अगर अकाउंट्स बड़े अच्छे से पढ़ते हैं तो अकाउंट्स में एक बात है कि एक होते हैं करंट असेट और एक होते हैं फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट किससे रिलेटेड होते हैं? लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल से। और जो आपके करंट असेट्स है वो किससे रिलेटेड होंगे? वर्किंग कैपिटल से, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ भी है, क्लैरिफिकेशन भी है। फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज होता है। एग्जांपल है बिल्डिंग, मशीन, लैंड एक्सेट्रा। और वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए बड़ा जरूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे अभी हमने पता लगाया था। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। एक एक करके दोनों को समझते हैं। और इन दोनों से अपना एम क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी हम ओनर का भला चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ओनर का हम पैसों में भला करना चाहते हैं, उसकी वृद्धि करना चाहते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले को समझेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब आपकी इनकम को मैक्सिमाइज करना। आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके यहाँ शेयर्स खरीदते हैं, तो खरीदने से पहले उनकी उम्मीद क्या होती है कि उनको मैक्सिमम डिविडेंड मिलेगा। इस हिसाब से कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है ताकि वो डिविडेंड भी उस हिसाब से दे सके। इसके साथ साथ इस अप्रोच से ये भी पता चलता है कि कंपनी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स ही आने चाहिए। यानी अगर मान लो आपकी कंपनी है तो आप सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स लोगे जो आपके लिए प्रॉफिट के एक माध्यम है। जिस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट नहीं होगा, जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेसमैन उस प्रोजेक्ट को नहीं लेगा, ठीक है। कंपनी इससे अर्निंग पर शेयर को बढ़ा सकती है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएस। ये भी आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। अगर यहाँ पर बताना चाहें तो अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है एक शेयर पे मैंने अगर 10 रुपए लगाए, मुझे बदले में मिल रहे हैं अभी डिविडेंड 2 रुपया, तो मेरा अर्निंग पर शेयर कितना हुआ? 2 रुपीज हुआ। मैंने जो अमाउंट लगाया उस पर कितने मुझे पैसे अभी अर्न कर रही हूँ मैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, यानी कि इसको अपना दूसरा वर्ड में बोले तो वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब हमको वेल्थ जो है वो क्रिएट करना है किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। यानी आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपका बिजनेस अभी 10 करोड़ का है सपोज, फुल ऑन आपका बिजनेस कुल मिला करके उसका वैल्यू है 10 करोड़, तो उसको बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। 5 साल बाद उसका वैल्यू सिर्फ 10 करोड़ तो नहीं रहेगा ना, इट शुड इंक्रीज। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब आपका कैश फ्लो बढ़ना चाहिए। सिर्फ कैश फ्लो, यहाँ पर सिर्फ कैश फ्लो को कंसिडर किया जाता है, प्रॉफिट को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं इसकी। और इसलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, दोनों को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा? एनपीवी ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो अपने को लर्न करने की बड़ी जरूरत है, पूरी की पूरी फॉर्मूला। चलो आगे बढ़े। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं कि कैसे हमारी वो कंपनी का वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होगा। अगर वेल्थ मैक्सिमाइज हो गया तो ये आपके शेयर्स के प्राइस में बता देगा। आपने देखा होगा कंपनी के शेयर के जो प्राइजेस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी अगर आपका एनपीवी बढ़ रहा है तो, और इसीलिए शेयर होल्डर्स को ज्यादा वेल्थ मिलेगा। सपोज मैंने किसी कंपनी में 100 रुपए में शेयर खरीदा एक, और जब मैं उसको बेचने गई तो मुझे 200 रुपए मिले, इसका मतलब कंपनी का नेट प्रेजेंट वैल्यू डबल हो गया, ठीक है। और हमारे एज अ शेयर होल्डर हमारे एसेट बढ़ जाएंगे, फाइन।
प्रोफेसर सोलोमॉन जो है वो बोलते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा सही है। इनफैक्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सही भी माना गया है, पूरे विश्व में भी उसको एक्सेप्ट किया गया है, यानी ये प्रॉफिट वाले से ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, अब फिनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पे आते हैं। जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके चेंजेस आए हैं उससे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी, उसका इम्पोर्टेंस भी बदल गया है। ग्लोबल लेवल पे 1950 के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। कैसे समझते हैं इन पॉइंट्स को? पहला, हमको पता लगता है कि हमको कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, एस्टिमेट कर पाते हैं अपने। दूसरा, हम उस फाइनेंस को अक्वायर भी कर पाएंगे। यहाँ पर अक्वायरिंग की स्पेलिंग गलत है। अक्वायर करना मतलब कहाँ से आप इनको लाओगे, क्या सोर्सेज होंगे आपके, ये सोर्सेज भी हम अभी पढ़ेंगे। फिर आता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यहाँ पर भी यही आ गए दोनों। प्लानिंग कैसे हम करेंगे कि हमको कितने रुपयों की ज़रूरत है, और फिर उसको हम कंट्रोल भी करेंगे ताकि हम उस पैसे को बर्बाद ना करें। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। आपके बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग रुपयों की ज़रूरत है, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए और ये ध्यान रखिए कि हर डिपार्टमेंट को सही फाइनेंस मिले, ना कम ना ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उतनी। फिर आता है मेंटेनिंग लिक्विडिटी, मतलब आपकी कंपनी में जो कैश फ्लो आपका चल रहा है, यानी कि जो आपके इनकम्स हैं प्लस जो आपके एक्सपेंसेस हैं, इसको आपको डेफिनेटली बैलेंस करके चलना है, और एक अच्छा कैश बैलेंस आपके हैंड में भी होना चाहिए, यानी कोई इमरजेंसी आए सो यू विल बी एबल टू फेस इट। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी आपकी इनकम जो है वो कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, है ना। जैसे डिविडेंड्स में दे दिया, कितना प्रॉफिट आप वापस री इन्वेस्ट करोगे, इसको प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स, यानी आप करंट असेट्स यानी जैसे कि कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस, ये सब करंट असेट है, और आप इनको फॉर्मुलेट मतलब इनको रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी बना सकते हो। एट्थ पॉइंट है फाइनेंशियल डिसीजंस, जो भी आपको डिसीजंस लेना है। एग्जांपल है आपका कैपिटल बजट कितना होगा, डिविडेंड कितना दोगे आप, कितना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर दोगे, और कैसे आप कोऑर्डिनेशन मेंटेन करोगे अलग अलग डिसीजंस में। ये सब आपका कोऑर्डिनेशन होते रहता है इसके कारण। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है वो है रेजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस, यानी आपका अगर अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो आपकी अच्छी फाइनेंशियल फैसिलिटीज चलती रहेंगी। एम्प्लॉयज को सैलरी टाइम पे मिल जाया करेगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट टाइम पे मिल जाया करेगा, और आपके बिजनेस का क्रेडिट बढ़ेगा। ठीक है, गुडविल बढ़ेगा एक तरह से बोले तो। इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंस के हम कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं? तीन टाइप के डिसीजंस हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट का, दूसरा है फाइनेंसिंग का, और तीसरा है डिविडेंड का। ठीक है, तीनों को एक एक करके समझते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि हम कितना लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्ट करके रखेंगे फिक्स्ड एसेट्स में। फाइनेंशियल मैनेजर इसका डिसीजन लेता है कि कौन से एसेट्स खरीदने हैं, कितना कैपिटल किस में इन्वेस्ट करना है, कितना लगा के रखना है उसमें कैपिटल। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अपने बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ये बड़े काम का है, पूछा जाता है कई बार एमसीक्यूज में। इसका जो रिस्क है, मतलब इस डिसीजन में जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको एक बड़ा अमाउंट जो है वो फिक्स करना है। ठीक है, और वो भी बड़े टाइम के लिए। कैपिटल बजटिंग के अलग अलग मेथड्स को यूज़ किया जाता है। एग्जांपल है पे बैक मेथड हो गया, रेट ऑफ रिटर्न मेथड हो गया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड हो गया। ये सारे मेथड्स हमारे सीबीएसई में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप जीबीएसई जीएसईबी में हैं, जो ऑब्वियसली आप हैं ही, तो कॉलेजेस में ये सारे मेथड्स आप पढ़ेंगे। चलो, फिर आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को मैं हिंदी में एक बार बोल देती हूँ साथ साथ में, कि कितने पूरे कैपिटल की आपको ज़रूरत है, उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, यानी उस पर कितना अपने को वापस मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट से। यानी मान लो मैं किसी कंपनी में अगर 10 लाख रुपए लगा रही हूँ 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद मुझे उसमें से क्या मिलेगा। अगर मैं कोई मशीनरी खरीद रही हूँ 10 साल के लिए, तो उस मशीनरी से मैं कितना सॉरी कितना पैसा वापस निकाल लूंगी। तो ये सारी चीजें देखनी होती है। कैश फ्लो कितना वापस मिलेगा मुझे उस इन्वेस्टमेंट से, यानी मान लो मैंने मशीनरी खरीद ली, 10 साल बाद वो बेकार हो जाएगी, मैं बेच दूंगी, तो मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे? कुछ तो पैसा वापस मिल ही जाएगा। कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व है, सब चीजें देखनी है। पांचवी चीज है वो है ये है कि आपका
इन्वेस्टमेंट के बाद कितना वर्किंग कैपिटल बच रहा है और कितने की जरूरत है, उस इन्वेस्टमेंट का यूजफुल लाइफ कितना है, यानी कितने लाइफ तक आप उसको यूज कर सकते हो और कितनी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, ये भी देखना है। एस्टिमेटेड लाइफ यानी अंदाजित उसकी उम्र कितनी है, 10 साल है, 8 साल है, 5 साल है, वो सब आप ध्यान में रखिए। वो इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है उस इन्वेस्टमेंट को करने की। फिर आता है कैपिटल रेशनिंग, ये अगेन एक मेथड है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा कैपिटल अगर यहाँ इतना लग जाएगा तो वहां कितना बचेगा और कितना ज्यादा रखने की जरूरत है। और फाइनली वो अर्निंग फ्यूचर में होगी कि नहीं, आप इसको लेकर के श्योर है तो सर्टेनिटी होगा, और अगर आप श्योर नहीं है तो अनसर्टेनिटी होगा। अगर श्योर नहीं हो तो आपको उस हिसाब से सोचने की जरूरत है। फाइनेंसिंग के रिलेटिंग जो डिसीजंस है वो देखो, सबसे पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से डिपेंड करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इसमें चैप्टर में है भी, और उसको भी एक बार हम पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में कुल मिला के 4 बातें होती है, या तो आपकी कंपनी खाली इक्विटी शेयर इशू कर दे और पैसे इकट्ठे कर ले, या आपकी कंपनी इक्विटी शेयर के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर भी इशू करे, या तो वो इक्विटी शेयर के साथ डिबेंचर इशू कर दे, या फाइनली वो तीनों के तीनों इशू करवा दे। तो ये आपके कुछ ऐसे 4 कैटेगरीज हैं कि आप कैसे अपने कैपिटल को इकट्ठा कर सकते हो। फाइन, चलो आगे। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसमें 2 चीजें मिक्स होकर के आती है, एक ओनर का कैपिटल और दूसरा है डेट। अगर आप बैलेंस शीट का अभी का फॉर्मेट देखोगे उठा करके तो उसमें भी ये आती है दोनों चीजें। फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना है कि कैसे वो इक्विटी और डेट के बीच में एक पोर्शन बना करके रखेगा। सिंपल बात है, जितने आपके पास पैसे हो उतना ही कर्जा उठाइए, उससे ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। और कैपिटल स्ट्रक्चर में ये आपका इक्विटी कैपिटल का एक सही प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी हो सके तो ज्यादा इक्विटी से आप पैसे इकट्ठे करिए। और ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कम रिस्की होता है और उससे सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा अगर आप इक्विटी कैपिटल ज्यादा या प्रॉपर प्रोपोर्शन में रखते हैं तो। मूविंग ऑन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग, यानी फाइनेंसिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स हैं कि आपका बिजनेस का टाइप या नेचर कैसा है, कितना साइज है उसका, कैसा वो ग्रो कर रहा है, कितने पैसों की आपको जरूरत है, आपके एसेट्स का नेचर क्या है, करंट है, कैपिटल फिक्स्ड है, और कितनी और एसेट्स की जरूरत है, और डायरेक्टर्स का एटीट्यूड कैसा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है कि आपका जो मार्केट का कंडीशन है वो कैसा है, आपके सिक्योरिटीज का फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, यानी कि आपने जो भी सिक्योरिटीज इशू मतलब आपने जो शेयर्स इशू किए हैं वो कितना फ्लोट हो रहा है, ऊपर नीचे कितना हो रहा है। इन्वेस्टर्स का कैसा एटीट्यूड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है मार्केट में, क्या लीगल रेस्ट्रिक्शंस है, सरकार के भी होते हैं ना कुछ, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आपके कंपनी में अगर किसी इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्ट किया है तो उस हिसाब से भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलो आगे देखें, डिसीजंस रिलेटेड टू डिविडेंड। डिविडेंड के ऊपर क्या क्या डिसीजंस हैं आपके। डिविडेंड कंपनी का एक पार्ट है जो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है उनके इन्वेस्टमेंट के बदले उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये वन मार्कर के लिए बड़े काम की लाइन है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपका डिविडेंड या तो आप कैश में दीजिए या चेक में दीजिए, जो भी आपका पेड अप कैपिटल है उसके ऊपर, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर ही डिसाइड करता है कि प्रॉफिट का कितना पार्ट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और कितना आप वापस बिजनेस में लगा दोगे। रिटेन्ड अर्निंग बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है फाइनेंस का, बहुत अच्छा है, इंटरनल वो भी। आगे आओ, डिविडेंड का जो आप पेमेंट करते हो तो शेयर का मार्केट वैल्यू इफेक्ट होता है। जो कंपनी अच्छे से टाइम पे डिविडेंड देगी उसका मार्केट वैल्यू शेयर का ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा पोर्शन जो है डिविडेंड में दे देते हैं प्रॉफिट का तो आपका प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर आप ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हो तो ज्यादा अमाउंट बचेगा नहीं डिविडेंड के लिए। इसका मतलब दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। मूविंग ऑन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पे ध्यान दें अगर, तो कंपनी का जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, कितना आपका प्रॉफिट है करंट ईयर में, वो सबसे पहला उसको इफेक्ट करता है। कैसे आप इनकम का एस्टिमेशन करते हैं फ्यूचर में वो उस पर डिपेंड करता है। यानी कई बार मैनेजर सोचते हैं कि इस साल कम हुआ है तो कम डिविडेंड देते हैं, अगले साल ज्यादा होगा तो ज्यादा दे देंगे। फिर आता है जो आप पास्ट ईयर्स में आपने रेट ऑफ डिविडेंड मेंटेन किया है वो, कितना प्रॉफिट आपको बिजनेस में जरूरत है, ठीक है।
फिर आता है कि आपके बिजनेस की क्या फाइनेंशियल कंडीशन है या आपके बिजनेस की क्या फाइनेंशियल नीड है इस टाइम पे, कितने आपके पास रिजर्व्स हैं, ठीक है। आपने क्या सोचा है, आप फ्यूचर में क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको पैसे चाहिए, फिर उसको आप बांटिए मत। 8th पॉइंट है कि आपके डायरेक्टर्स का कैसा एटीट्यूड है। 9th पॉइंट है आपके सरकार की क्या टैक्सेशन पॉलिसी है। 10th पॉइंट बोल रहा है कि सरकार के कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। 11th पॉइंट बोल रहा है कि आपके शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। 12th पॉइंट बोल रही है कि कैपिटल मार्केट की क्या कंडीशन है। और 13th पॉइंट बोल रही है आपकी कंपनी का क्या ग्रोथ रेट है, कितने रेट पे वो ग्रो कर रही है। और फाइनली आपकी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। चलो, तो फॉर दिस वीडियो हम इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। ये पार्ट 1 है चैप्टर 8 का। बाकी के रिमेनिंग पेजेस विल डिस्कस इन पार्ट 2। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। एंड अगेन, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। आई एम वेरी मच श्योर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। एंड अदरवाइज आप आपके जो क्लासमेट्स हैं, डू शेयर द वीडियो विद देम एंड डू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।